15 सीआर का जो आपका पोर्टफोलियो है, इसका ब्रेकडाउन किस तरीके से है? ओके तो रफली 55% 50% के आसपास में रियल एस्टेट में है। ओके 30% इज इन इक्विटीज एंड 20% सो सर, आजकल एक काफ़ी क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है, जो भी नई यंगर ऑडियंस है या जो नए अभी भी जॉब पे लगे हैं, तो वो आजकल रियल एस्टेट और एफडी को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। वो सोचते हैं रेंटल ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा अच्छा है। तो आपके अकॉर्डिंग जो नई जनरेशन अब ऐसा सोचती है कि रेंटल ज़्यादा अच्छा है, आपका उस चीज़ पे क्या कहना है? रियल एस्टेट इसलिए लोग नहीं खरीदते हैं और रेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि रियल एस्टेट इज़ अ लार्ज टिकट साइज परचेज। तो कमर्शियल को चूज़ करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए, या आपने क्यों कमर्शियल की तरफ देखा, या क्या रेंटल उसमें ज़्यादा मिलता है या एप्रिसिएशन? कॉमर्शियल डबल एज स्वॉर्ड है। एयरपोर्ट बनता है किसी भी स्टेट के अंदर या सिटी में बन रहा है, तो वहाँ के जो आसपास का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो इसी वजह से आजकल लोग वैसे एरिया को भी सर्च करके इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो एप्रिसिएशन होता है, बट ब्लाइंड फोल्डेड सिर्फ एयरपोर्ट बन गया उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एंड सो सर, अब इतनी सारी आपने बातें बता दी रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग। सो अगर कोई आज की डेट में 25-26 साल का है और लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो 12 एलपीए कमा रहा है, नोएडा या गुड़गांव में रहता है, अगर वो भी आपकी तरह इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है रियल एस्टेट में, तो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और किस तरीके से वो अपना एसेट एलोकेशन करे? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ड्स पे टीवी। मैं आपका होस्ट दीपांशु। सो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको आज के गेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इन्होंने ना ही कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, ना ही ये किसी स्टार्टअप में थे। स्टिल ही मेक्स अ फॉर्च्यून ऑफ 15 करोड़ रुपीज बाय जस्ट डूइंग अ जॉब। नॉर्मली इन्होंने भी 21 ईयर्स में अपने करियर स्टार्ट किया था विद जस्ट अ नॉर्मल जॉब। सो ना ही इन्होंने कोई शॉर्टकट यूज़ किया था, और आज इनके पास 6 प्रॉपर्टीज़ है। तो ये एक जर्नी नहीं, एक मास्टर क्लास है जो आपको ये सिखा सकती है कि आपको ना ही कोई सीईओ, ना ही बहुत बड़ी बिजनेस क्रिएट करे बिना भी आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सर फॉर कमिंग टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू वी दीपांशु, आर थैंक्स रियली फॉर हैविंग मी। अप्रिशिएट यू गिविंग अवर टाइम टू अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्या आप मेरे को थोड़ा ब्रेकडाउन दे देंगे कि ये 15 सीआर का जो आपका पोर्टफोलियो है, इसका ब्रेकडाउन किस तरीके से है? सो लार्जली रियल एस्टेट में, ओके सो रफली 55% 50% के आसपास में रियल एस्टेट में है। ओके 30% इज इन इक्विटीज, ओके डायरेक्ट इक्विटीज एंड 20% डेट में। ओके, अंडरस्टूड। और ये सर डाइवर्सिफिकेशन आपने किस अकॉर्डिंग किया है, या मतलब आपकी कोई मैथ्स है इसके अंदर? सो डाइवर्सिफिकेशन कुछ ऐसा पर्पजली नहीं था, डाइवर्सिफिकेशन हमने लेटर पार्ट ऑफ माई करियर में हमने किया। ओके सो मैंने शुरू किया था रियल एस्टेट से बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग मॉडरेट मिडिल क्लास बैकग्राउंड में हुई थी, जहाँ पे हमें पहले यही सिखाया जाता है कि पहली इन्वेस्टमेंट आपकी रियल एस्टेट में होनी चाहिए। तो Exactly. हमारे जनरेशन के बच्चे या मिडिल क्लास के बच्चे जब भी अपना करियर शुरू करते हैं तो उन्हें दो चीज़ें समझ में आती हैं। पहले कि आप पैसे कमाओ तो एफडी में डाल दो, या फिर आप पैसे अगर थोड़े और ठीक ठाक कमाओ तो आप रियल एस्टेट बनाना शुरू करो। रियल एस्टेट आपका बनेगा, आपका कॉर्पस बिल्ड होगा, आपकी रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाएगी, एंड दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट द पैसिव इनकम। एग्जैक्टली। सो दैट वाज द ओनली लॉजिक। फिर जब मैंने 2008 में अपना करियर शुरू किया तो मेरी भी पेडिग्री वही थी। अच्छा। मैंने भी पहले रियल एस्टेट से शुरू किया एंड दैट्स हाउ मैं रियल एस्टेट में घुसा। ओके, सो जब आपने ऐसे स्टार्ट किया था रियल एस्टेट में, पहली आपकी इन्वेस्टमेंट या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी, तो उस समय आपकी सैलरी क्या थी सर, थोड़ा बता सकते हैं? उस समय मेरी सैलरी कुछ 40,000 रुपये महीने के आसपास रही होगी, ओके ओके। 2008 में। और जब कहाँ मैं पर थी सर आपकी प्रॉपर्टी? बैंगलोर में मैं जॉब करता था, अंडरस्टूड। वहीं पे मेरा पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी था। चूंकि मैं जॉब भी वहीं पे करता था तो उस टाइम पे एक थॉट प्रोसेस बना कि यार यहीं पे रियल एस्टेट ले लेते हैं। रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ आईटी, बिकॉज बैंगलोर शुरू से आईटी का हब था। ओके तो जहाँ पे आईटी का होता है वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो रेंटल इनकम भी वहाँ पर ज़्यादा ही होती है। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी का प्राइस भी अप्रिशिएट होगा, रहेंगे तो बेटर है, नहीं रहेंगे तो रेंटल पे डाल देंगे एंड विल स्टार्ट गेटिंग गुड रेंटल ईल्ड। वैसे बिलोंग कहाँ से करते हैं सर आप? मैं लखनऊ से बिलोंग करता लखनऊ हूँ। से। आपकी वो फर्स्ट जॉब थी जो जी आपकी बेंगलुरु जी में थी? जी जी। तो बेसिकली आज उसका मतलब आप अभी भी होल्ड करते हैं उसको? हाँ, वो प्रॉपर्टी मैं अभी भी होल्ड करता हूँ। अच्छा, क्या वैल्यू हो गई होगी सर उसकी, क्या इन्वेस्टमेंट जब मैंने आपने? खरीदा था तब वो 18 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी। ओके आज उसकी प्राइस 1,80,00,000 रुपए है। ओके। और अब वो रेंटल पे है? अभी वो रेंटल पर है। तो क्या रेंट होगा सर अब उसका? मुझे करीब 70,000 रुपये वहाँ पे रेंटल मिलता है। ओके। तो ये आपकी सारी बेंगलुरु में है या अलग जगह पे आपकी नहीं, प्रॉपर्टी सो जो? मेरी एक प्रॉपर्टी बैंगलोर में है, बाकी 5 प्रॉपर्टीज़ मेरी एनसीआर में है। एनसीआर में? जी, बेसिकली नोएडा साइड? नोएडा साइड में। ओके। सो सर, आजकल एक काफ़ी क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है, जो भी नई यंगर ऑडियंस है या जो नए अभी भी जॉब पे लगे हैं, तो वो आजकल रियल एस्टेट और एफडी को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। वो सोचते हैं रेंटल ज़्यादा अच्छा है,
कुछ लोग कहते हैं प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा अच्छा है, और फैमिली की नज़र में सक्सेसफुल वही होता है जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी खरीद रखी होती है। तो आपके अकॉर्डिंग जो नई जनरेशन अब ऐसा सोचती है कि रेंटल ज़्यादा अच्छा है, आपका उस चीज़ पे क्या कहना है? सो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। रेंटल, इसका लॉजिक ये है कि एक सर्टेन एज तक तो रेंटल इज ओके, बिकॉज आप उतनी कैपिटल ब्लॉक नहीं कर सकते हैं अनलेस आपका लॉन्ग टर्म विजन हो कि मुझे रियल एस्टेट एसेट्स बनाना है और उसके थ्रू मेरी पैसिव इनकम क्रिएट करनी है। मेरा ये मानना है, एंड आई वुड बी हैप्पी टू गेट करेक्टेड, इक्विटीज मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटीज होती हैं, Yes. राइट। सो सर्टेन ईयर्स आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, सर्टेन ईयर्स आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। Okay. लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। जी, रियल एस्टेट इसलिए लोग नहीं खरीदते हैं और रेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि रियल एस्टेट इज़ अ लार्ज टिकट साइज परचेज। एग्जैक्टली। अगर आप 50 लाख रुपए प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको 10% 15% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, वो 6-7 लाख रुपए होता है। तो आज की यंग जनरेशन के पास में चूंकि सेविंग की उतनी हैबिट नहीं होती है, जी, दे आर ओके गिविंग EMIs, दे आर ओके गिविंग रेंट्स, बट वो लमसम में भी इतना अमाउंट ब्लॉक नहीं करना चाहते। और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि रियल एस्टेट ज़्यादा से ज़्यादा 6% 7% के रेट पे अप्रिशिएट करेगा, उससे बेटर तो मैं इक्विटीज़ में निकाल लेता हूँ, तो मुझे रियल एस्टेट में क्यों खरीदना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ से ये लॉजिक बनता है कि बाय वर्सेस रेंट के जो काफ़ी सारे डिस्कशन चलते जी। रहते हैं। बट अगर आप रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म में देखें और जुडिशियसली आपने रिसर्च करके अगर इन्वेस्ट किया है, तो आप अगर दोनों को एक्यूमुलेट करो कि यार मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन इतना हो जाएगा, जी, उसके बाद मेरी रेंटल यील्ड इतनी हो जाएगी, तो लेट से 5-6% पे मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन ईयर ऑन ईयर हो रहा है और 3-3.5% मुझे रेंटल यील्ड मिल रहा है, तो भी आपकी वेल्थ 10% पे अप्रिशिएट हो रही है। हाँ, डबल डिजिट इज़ वेरी गुड यस, नंबर। दैट इज़ वन। सेकंड, हम इंडियंस की हम ब्रिंगिंग हमेशा ऐसी होती है कि हम फोर्स्ड सेविंग के आदी हैं, राइट। अगर हमने कोई घर खरीद लिया, घर खरीदने के बाद मुझे उसकी EMI देनी है, या विदाउट लोन अगर हमने खरीदा है तो मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी देनी है 6 महीने पे, 8 महीने पे। तो आप जब फोर्स सेविंग के मोड में रहते हो तो बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स सेविंग आप वो पैसे बना पाते हो और आपका एक एसेट क्रिएट हो जाता है। जी, वरना फिर आपकी चॉइस पे होता है। आप SIP कर रहे हो, आप 3 महीने करोगे, चौथे महीने आपके घूमने का प्लान बन गया तो आप उस महीने की SIP स्किप कर दोगे, तो आपका जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता इक्विटीज में, एग्जैक्टली। लार्जली बिकॉज आपके डिस्पोजल पे है। आप चाहोगे तो SIP कंटिन्यू करोगे। तो जब भी आपके पास में कोई अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कट कर देते हैं हाँ, विड्रॉ। कि इस महीने तो खर्चा ज़्यादा है, इस महीने इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, अगले महीने करेंगे। जी, दैट्स नॉट इन द केस ऑफ रियल एस्टेट। वहाँ पे अगर आपने लोन पे लिया है तो EMI आपकी जानी है, अगर आपने एग्जैक्टली। बिना लोन के लिया है तो डेवलपर की डिमांड है वो आपको पे करनी है, वरना 18% इंटरेस्ट लगेगा। जी, तो फोर्स सेविंग की जो वर्च्यू होती है उससे लोग एक एसेट अपना बना लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको देता है। ठीक है। तो सर अगर लोगों को अभी बात समझ में आ गई है, तो मेरा मेन क्वेश्चन आपको यही है कि जब आपकी 40,000 पर मंथ सैलरी थी, तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी थी आपने उसी टाइम ली बेंगलुरु में, जी जी तो आप उसका कैसे मतलब पेमेंट कर रहे थे? आपने, मैंने सुना था आपके बारे में, आपने बिना लोन लिए ही अपनी सारी प्रॉपर्टी बनाई है। जी तो जो ये फर्स्ट वाले का ही एग्जांपल लेकर के चले, तो आप उस समय 40,000 कमा रहे थे, जी। तो आप कैसे उसको अफोर्ड कर पाए, या क्या आपका उस समय मनी मैनेजमेंट था, या क्या फाइनेंसिस थे सो आप? उसमें सिंपल सा लॉजिक था कि 18 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी थी, 2 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट किया था उस घर को खरीदने के लिए, 16 लाख रुपए मुझे धीरे धीरे देना था। अच्छा। मैंने कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान लिया था। ओके। तो जब आप CLP में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जी, एक ऑन एन एवरेज 5 से 6 महीने में हर एक फ्लोर की स्लैब डलती है और उसी टाइम पे आपकी एक डिमांड आती है, राइट। तो 16 लाख रुपए अगर मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 साल में देने हैं तो हाँ, 4 लाख रुपए साल मुझे देना है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि हर 6 महीने पे मेरी 2 लाख रुपए की डिमांड आएगी, राइट। मेरी 40,000 रुपये सैलरी थी और मैं बिजनेस साइड में था। ओके, आई वॉज ऑन अ रेवेन्यू रोल। ओके, तो उसमें मेरी सैलरी थी प्लस मेरे इंसेंटिव्स अच्छे बनते थे। अच्छा, तो मैं हर महीने 30-35 हज़ार रुपये की सेविंग कर लेता था और हर 6 महीने में 2 लाख रुपए रीपे कर देता था। ओके, तो बिना लोन लिए मेरी प्रॉपर्टी 5 साल में रेडी हो गई और आज वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 80 लाख की है, मुझे अच्छे 1 रिटर्न करोड़ उस पर 80 लाख मिलते की हो हैं गई जी। है। मतलब तो सर 10 गुना प्राइस एप्रिसिएशन हो गया। हाँ बिल्कुल। कितने साल में सर? 17 साल में। 17 साल में। जी तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने जो न्यूली कंस्ट्रक्शन बन रही थी, तो उसी डीलर के अंदर आपने वो डेवलपर को दे करके अपना वो प्रॉपर्टी लिया। तो काफ़ी लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि उन्हें लैंड परचेज करना चाहिए, कुछ लोग अपार्टमेंट साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सो लॉन्ग टर्म में लैंड हमेशा अच्छा रिटर्न देती है कंपेयर टू एन अपार्टमेंट। ओके। बट लैंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। चूँकि आप लैंड ले लेते हैं, आप फिर शहर चेंज करते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं, इंक्रोचमेंट हो जाता है,
लीगल इश्यूज आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है, अनलेस आपने डिफाइन कर लिया हो कि नहीं मुझे इसी शहर में रहना है, जहाँ पे आप उस प्रॉपर्टी को रेगुलरली वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अपार्टमेंट के केस में एडवांटेज ये होता है कि आप गेटेड सोसाइटीज़ में अपार्टमेंट लेते हैं, वहाँ पे हमेशा जो है या तो अपार्टमेंट ओन रजिस्ट्रेशन होता है या RWAs होते हैं। वहाँ पे सेफ्टी नेट ज़्यादा है। अगर आपने किसी टेनेंट को दे दिया, वो रेंट डिफ़ॉल्ट कर रहा है, आप AOA RWA को बोलोगे, वो खाली हाँ, करा देंगे एंड एग्ज़ैक्टली। ऑल दोज़ थिंग्स। तो बिना उस शहर में रहे हुए, बिना वहाँ पे मैनेज करे हुए भी आप प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम निकाल सकते हैं, बिना किसी हैसल के। जैसे मेरी प्रॉपर्टी बैंगलोर में है या मेरी 3-4 प्रॉपर्टीज़ नोएडा में है, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दीज़ आर गुड टेनेंट्स, टाइम पे रेंट दे देते हैं। अगर ओके, मुझे कभी लगता है कि नहीं देयर इज़ एन इश्यू, तो आप RWA को फ़ोन कर देते हो कि मैंने इस टेनेंट को वैकेट करने के लिए खाली कर दिया है, दे विल इंश्योर कि हाँ, वो उस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी खाली करके चला जाए। ओके, तो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से मुझे अपार्टमेंट ज़्यादा सेफ लगता है वर्सेस लैंड। लैंड तब बेटर है जब आप खुद उसको मैनेज करने की कैपेसिटी रखते हो। ओके, अंडरस्टूड। सो इसी सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत बड़े स्काई स्क्रैपर्स वगैरह बनते हैं, उन सब के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, गुड़गांव में काफ़ी सारे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनका किसी न किसी इशू की वजह से वो होल्ड पे चले जाते हैं या बहुत डिले में रह जाते हैं। तो आपकी इंस्टॉलमेंट तो जा ही रही है, आप अपनी हार्ड एंड मनी से पे कर रहे हो। उस सिचुएशन में बहुत बार चीज़ें डिले हो जाती हैं। अगर कोई अपना वहाँ लोन कर लेता है उसके साथ बैंक के थ्रू, वो तो इंस्टॉलमेंट जा ही रही है, और वो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को इतने टाइम बाद मेरा होल्ड मिल जाएगा, तो जहाँ मैं रेंट पे रह रहा हूँ वो नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में बहुत बार चीज़ें फँसने की वजह से लोग घबराते हैं ऐसी जगह लेने के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए? सो बेसिकली सबसे पहले तो आपको डेवलपर की पेडिग्री चेक करनी चाहिए। ओके, डेवलपर की क्या हिस्ट्री रही है, ओके, उसने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कितनों में डिले हुआ है, कितनों पे ऑन टाइम पोजीशन हुआ है, कितनों में कंस्ट्रक्शन इशूज रहे हैं, दैट इज़ वन। और आजकल ये इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है रेरा के आने के बाद में। फिर आप उस लोकेलिटी को देखते हैं कि जिस लोकेलिटी में आप परचेज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप रेरा में डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं कि हाँ, डेवलपर ने रेरा में क्या डॉक्यूमेंटेशन दिया है, लैंड टाइटल क्लियर है, नहीं क्लियर है, पोजेसन डेट क्या लिया हुआ है, इसके पिछले प्रोजेक्ट में OC/CC इसको कब मिला था, कोई इश्यूज़ नहीं है। उसके बेसिस पे आप ज़ीरो डाउन करते हो कि हाँ, ये 1 डेवलपर है, 2 डेवलपर है, 3 डेवलपर है, जिसकी हिस्ट्री रही है ऑन टाइम पोजेसन देने की, डिलेज़ नहीं होते हैं, इश्यूज़ नहीं होते हैं, उसके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट पिकअप करते हो। अगर आप रैंडम जाके जस्ट बाय लुकिंग एट कि इस प्रोजेक्ट में ये अमेनिटीज़ हैं, इस प्रोजेक्ट की ये मार्केटिंग बहुत अच्छी है, इस प्रोजेक्ट का लेआउट बहुत अच्छा है, सिर्फ उसके बेसिस पे आप लेंगे तो ये चांसेस होने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। ओके, जितना छोटा प्रोजेक्ट होता है उतनी जल्दी हैंडओवर और पोजीशन मिलता है। जितनी लॉन्ग विज़न वाले गेटेड कम्युनिटीज़ होते हैं कि 200 एकड़, 150 एकड़ का लैंड पार्सल है, उस पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे डेवलपर का भी कंट्रोल नहीं होता है, राइट? अब जैसे दिल्ली एनसीआर में अभी AQI आपका बढ़ा हुआ है। हाँ, एग्ज़ैक्टली बहुत ज़्यादा। NGT ने बोल दिया है कि सारे कंस्ट्रक्शन रुक जाएँगे। हाँ, अब 3 महीने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, राइट? तो प्रोजेक्ट विल इवेंचुअली विल गेट डिलेड, यस, राइट? तो वो सारे एक्सटर्नल कंडीशंस भी होते हैं जिस पे डेवलपर्स का कंट्रोल नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड ऑल। तो प्लस माइनस 6 महीने के डेल्टा पे आपको पोजीशन मिल जाना चाहिए अगर आपने ओके। डेवलपर की शॉर्टलिस्टिंग अच्छी करी है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है उसकी शॉर्टलिस्टिंग अच्छी करी है और आपकी रिसर्च थोड़ी-सी डिटेल्ड है। बाकी सर मैंने देखा था आपका पोर्टफोलियो जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी है। हाँ। हाँ, तो कमर्शियल को चूज़ करने के लिए क्या-क्या देखना चाहिए, या आपने क्यों कमर्शियल की तरफ देखा? या क्या रेंटल उसमें ज़्यादा मिलता है या एप्रिसिएशन? क्या आपका ओपिनियन है सो उसके लिए? कमर्शियल डबल एज स्वॉर्ड है। कमर्शियल में क्या होता है कि रेंटल तो ज़्यादा मिलता है बट कमर्शियल में रिस्क ये है कि अगर वो 6 महीने भी खाली रहेगी तो वहाँ पे मेंटेनेंस ज़्यादा होता है तो आपको पैसे अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। सो कमर्शियल्स में यूजुअली जो आपका पर स्क्वायर फीट रेट है मेंटेनेंस का वो 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में होता है। ओके। तो अगर आपने 1000 फुट का शॉप कहीं पे ले रखा है और वो 6 महीने की प्रॉपर्टी खाली रहेगी तो आपको 15,000 रुपये महीने मेंटेनेंस अपनी पॉकेट से पे करना अच्छा, पड़ेगा, राइट? सो दैट्स अ रिस्क। रेजिडेंशियल में मेंटेनेंस 3 रुपए से 4 रुपए 5 रुपए के बीच में होता है, तो वहाँ पे रिस्क थोड़े कम होते हैं। बट मेरी चूँकि रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर कमर्शियल रियल एस्टेट ओके। आल्सो, इसलिए मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल में इन्वेस्ट करी, शॉप में, ऑफिस स्पेसेस में, जहाँ पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई कर सकूँ विद इन रियल एस्टेट आल्सो। ओके। तो उसके अंदर वैसे रेंटल यील्ड आपकी बढ़ जाती है और एप्रिसिएशन वगैरह हाँ, जैसे? कमर्शियल में रेंटल यील्ड बढ़ जाती है। कमर्शियल प्रेमाइसेस में अगर फुटफॉल्स अच्छे हैं, प्रॉपर्टी अच्छा, अच्छी जगह पर है, वेल मैनेज्ड है, तो उसकी प्राइस एप्रिसिएशन भी रेजिडेंशियल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ओके। तो उसको चूज़ करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे सर काफ़ी मॉल्स में ही मिल जाते हैं, काफ़ी शॉपिंग सेंटर्स भी होते हैं।
तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होती है उसके अंदर भी। सो मैं तो बेसिकली 2-3 चीज़ें देखता हूँ। जैसे मॉल्स में टिपिकली डेवलपर जब भी कोई मॉल बनाता है तो कोशिश ये करता है कि शुरू के 1-2 फ्लोर 3 फ्लोर वो अपने पास में रखता है और रेंट पे देता है। वो लीज आउट करता है, वो सेल आउट नहीं करता है। ओके। कुछ डेवलपर्स होते हैं जो पूरा का पूरा मॉल ही सेल आउट कर देते हैं और अपने पास में कोई भी यूनिट नहीं रखते हैं। अब अगर डेवलपर ने मॉल बनाया और पूरा का पूरा वो बेच के निकल गया तो उसका इंटरेस्ट कम रह जाता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द फुटफॉल इन दैट कमर्शियल मॉल। वो उसके लिए उतनी एक्टिविटी नहीं करता है। स्किन इन द गेम उसका रह करेक्ट। जाता है। और जब 2-3 फ्लोर्स उसके पास में होते हैं जहाँ पे उसकी भी लीज्ड इनकम आती रहती है तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो हर वो एक्टिविटी करे जिससे इस मॉल में फुटफॉल बना रहे। तो इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करता है, एंकर ब्रांड्स लेके आता है, बिकॉज जितना मॉल चलेगा उतनी ही उसकी इनकम डबल होती है। तो मैंने भी यही फिगर आउट किया कि हाँ, मैं ऐसे कॉमर्शियल मॉल्स को पकड़ूं जहाँ पे डेवलपर की स्किन इन द गेम है। ओके। डेवलपर ने 3-4 फ्लोर खुद ले रखे हैं तो ओनर्स लाइज ऑन द डेवलपर कि वो उस मॉल को अच्छे से मैनेज करे, अच्छे से चलाए और फुटफॉल इंश्योर करे। तो वहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया। ओके। काफ़ी आजकल आपने नेट पर भी देखा होगा सर, वो काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में बात भी करते हैं, चाहे न्यूज़ के अंदर हो या इन्फ्लुएंसर्स हो, कि कहीं भी अगर एयरपोर्ट बनता है किसी भी स्टेट के अंदर या सिटी में बन रहा है, तो वहाँ के जो आसपास का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो इसी वजह से आजकल लोग वैसे एरिया को भी सर्च करके इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब ये फोमो है या एक्चुअल में सच में वहाँ रिटर्न्स बनते हैं? नहीं, सो हिस्टोरिकली जहाँ कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है वहाँ पे रिटर्न्स तो अच्छे बनते ही बनते हैं, नो डाउट अबाउट इट। एयरपोर्ट बनेगा तो उसके जो एलाइड और एंसिलरी आइटम्स हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगल बगल में बनेगा, तो अप्रिसिएशन होता है। बट ब्लाइंड फोल्डेड सिर्फ एयरपोर्ट बन गया उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है तो मैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में जाके पैसे इन्वेस्ट कर दूँ। आइडियली मैं जो देखता हूँ, एंड सबके लिए थीसिस अलग अलग हो सकती है, मेरे लिए थीसिस ये है कि मैं देखता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का हब ये बनेगा या नहीं बनेगा। ओके। इस एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका टेनेंट कौन होता है। आप किराए पर घर कब खरीदते हो, जब आपका जॉब या ऑफिस लोकेशन उसके 2, 5, 10, 15 किलोमीटर के रेडियस में होगा, तभी आप वहाँ पे रहोगे और तभी वहाँ पे हाई रेंटल इनकम्स बनने शुरू होते हैं, राइट। तो मैं उन पॉकेट्स को पकड़ता हूँ जो जॉब क्लस्टर्स हों, जहाँ पे कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस ज़्यादा हों, जहाँ पे आईटी हब हो, जहाँ पे प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हों। उन पॉकेट्स में मैं ज़्यादा रिटर्न को लेके एस्पिरेशनल रहता हूँ, रेदर देन जस्ट बाय लुकिंग कि यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और सर सेम इसी की तरह जो एक्सप्रेस वेज होते हैं उसके पास भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने लग जाती है, तो उसके। उसको मैं फोमो कहूँगा। जैसे ओके। एनसीआर का एग्जांपल ले लें, आपका यमुना एक्सप्रेस वे बना। एग्जैक्टली। यमुना एक्सप्रेस वे बनने के 10 साल तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उसके लेफ्ट या राइट साइड में नहीं हुआ, एग्जैक्टली। राइट। जबकि वहाँ पे फार्मूला 1 बना, एक्सप्रेस वे बना एंड एवरीथिंग। वो डेवलप क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आपके कॉमर्शियल ऑफिस स्पेसेस ने वहाँ पे लैंड लेके या लीज पे प्रॉपर्टीज लेके ऑफिस शिफ्ट करने शुरू नहीं किए। ओके। तो जब आप ऑफिसेज वहाँ नहीं बनाओगे तो लोग वहाँ पर रहेंगे नहीं तो आपकी रेंटल यील्ड नहीं बनेगी, एग्जैक्टली। राइट। सो नॉट नेसेसरली कि जहाँ पे एक्सप्रेस वे है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे, एस्पिरेशनल रिटर्न मिलेंगे, आप बहुत अच्छे रिटर्न पे पैसा बना पाओगे। बट जहाँ पे कमर्शियल क्लस्टर है, जहाँ पे ऑफिस स्पेसेस के हब है, वहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे। ओके। वैसे ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, काफ़ी टाइम तक उस एक्सप्रेस वे के पैच पे आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं बन रहे थे। जी। लेकिन धीरे धीरे उस पैच पे जितने भी आईटी कंपनीज हैं इन्होंने अपना ऑफिस खोलना शुरू किया, बाकी भी ब्रांड्स ने वहाँ पे ऑफिस खोलना शुरू किया। अब वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस 15-17 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के रेट पर हैं, जो ओके। आज के 4 साल पहले 4,000, 4,500, 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट होता ओके। था। वहाँ पे जो रेंटल आपको 10-12-15 हज़ार रुपये मिल जाता था, वहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये में आपको 2-3 BHK का अपार्टमेंट रेंट पे मिलता 30 है। में। ओके। इट ऑल डिपेंड्स कि वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है। ओके, सो बेसिकली मैं जितना समसॉट इस चीज़ को समझा, वो आपका कहने का मतलब है कि अगर ऑफिसेस लगते हैं तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, यस, तो उसी के आसपास लोग रहना पसंद करते हैं, तो मनी सर्कुलेशन वहाँ होना स्टार्ट हो करेक्ट जाता है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का गेम की बात है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसी से रिलेटेड सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि काफ़ी जो अपार्टमेंट्स वगैरह या जो प्रॉपर्टीज़ नई बन रही है, जो डीलर्स बना रहे हैं, वो काफ़ी प्रीमियम साइट पे भी अब बनने लग गई है, क्योंकि लोग उसे अफोर्ड करते हैं बाय दी लैंडिंग, या कुछ लोग डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं क्योंकि ईसॉप्स वगैरह जो आईपीओस के बाद लोगों को मिल रहे हैं, तो भी बहुत काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है इन सब चीज़ों में। तो आपने मेजरली देखा होगा कि गुड़गांव में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू यू गुड़गांव
में आपके हिसाब से इतनी महंगी प्रॉपर्टीज लेना? सो गुड़गांव में मुझे लगता है कि प्राइस बबल है। क्या प्राइस रियल है? एस्टेट की एक्चुअल वैल्यू उतनी नहीं है जितने पर अभी प्रॉपर्टीज सेल आउट हो रही हैं। ओके। कोई सेंस नहीं बनता है 20,000, 25,000, 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट का गुड़गांव की लोकेलिटीज़ में लॉन्च होना, जहाँ पे गुड़गांव अभी बहुत ही इवॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर नहीं आया है। एग्जैक्टली। लेकिन जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है, हाई पेइंग जॉब्स का गुड़गांव हब है और प्रॉपर्टीज़ के रेट काफ़ी महंगे हैं, तो एक सर्टेन सेट है जिसके पास में पुरानी कैपिटल है, वो परचेज करे जा रहा है। बट जो सर्विस क्लास है, जो जॉब कर रहा है, अब वो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का 3 BHK अपार्टमेंट नहीं खरीद पाएगा। एग्जैक्टली। तो इवेंचुअली वो हाई रेंटल पे उसको रेंट पे लेगा और वहीं पे रहेगा। सो बिल्कुल। अ सेट ऑफ पीपल जिनके पास में अच्छी इनकम है, जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, दे हैव अ गुड कैश फ्लो, वो परचेज कर रहे हैं और इवेंचुअली वो रेंट पे चढ़ा रहे हैं और हाई 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 रेंट सर्विस क्लास पे कर रहा है। बट मेरी ओपिनियन में गुड़गांव के जो प्राइसेस अभी चल रहे हैं, दैट्स अ प्योर बबल, नॉट एडवाइजिंग एनीबडी टू बाय एक्चुअली एट दिस प्राइस। ओके। अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो, आपका यूजुअली जो है नोएडा में है, ऐसा क्या प्यार है सर आपको नोएडा से? सो मैं एक सिंपल मैथ लगाता हूँ। Okay. गुड़गांव में 3-3.5 करोड़ रुपए में मुझे एक मॉडरेट साइज का 3 BHK अपार्टमेंट मिलेगा, जिसमें मुझे रेंट मिलेगा 50 से 60 हज़ार रुपये। नोएडा में मैं 1-1 करोड़ रुपए की 2 प्रॉपर्टी डाल दूंगा, जहाँ पे मुझे रेंट मिलेगा 30-30 हज़ार रुपये। यस। राइट, तो रेंटल 3 करोड़ पर भी वहाँ 60 लाख मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 2 करोड़ पे 60 लाख रुपए मिल रहा है। प्लस मेरे पास में लिक्विडेशन की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि जब मैं चाहूँगा तब मैं एक यूनिट अपनी 1 करोड़ की निकाल के लिक्विडेट कर लूँगा, एक मेरा फिर भी रेंट पे चढ़ा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे 3 करोड़ की एक ही यूनिट पे 60 हज़ार रुपये का रेंटल, तो मैं प्रॉपर्टी लिक्विडेट नहीं कर सकता, मतलब आई कैन नॉट सेल वन रूम आउट ऑफ दैट 3 BHK। तो छोटी छोटी मल्टीपल यूनिट्स इज मोर लिक्विड इन नेचर वर्सेस एक बड़ी यूनिट एट अ हायर प्राइस, इसलिए आई प्रेफर नोएडा। ओके। एंड वन मोर थिंग सर, आजकल एक नई इन्वेस्टमेंट काफ़ी फेमस हो रही है जिसके अंदर फ्रैक्शनली आप लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कम अमाउंट भी है। तो आपके अकॉर्डिंग वो गुड इन्वेस्टमेंट है, या आपको क्या लगता है कि ये भी नॉर्मली जैसा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट थिंग? नहीं, सो जो भी बंदा लार्ज सम ऑफ मनी ब्लॉक नहीं करना चाहता है और स्टिल एस्पायर करता है कि उसकी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो, उसके पोर्टफोलियो में एक आधे रियल एस्टेट हो, तो फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी विच एनीबडी कैन लुक एट इट। ओके। आप 10-20-25 हज़ार रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करके एक पोर्शन ऑफ रियल एस्टेट ओन कर सकते हो। दैट्स अ काइंड ऑफ टोकनाइज्ड एसेट एलोकेशन, आप Okay. उसको ऐसे मान सकते हो। जस्ट फॉर एक्सप्लोर बेसिकली। यस यस, तो आप ले सकते हो ओवर अ लॉन्ग टर्म, यू कैन एक्सपेक्ट डिसेंट रिटर्न आउट ऑफ दैट। ओके, अंडरस्टूड। एंड सो सर, अब इतनी सारी आपने बातें बता दी रियल स्टेट के अकॉर्डिंग। सो अगर कोई आज की डेट में 25-26 साल का है और लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो 12 LPA कमा रहा है, नोएडा या गुड़गांव में रहता है, बेंगलुरु या मेनली जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, अगर वो भी आपकी तरह इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है रियल स्टेट में, तो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और किस तरीके से वो अपना एसेट एलोकेशन करे? या रियल स्टेट में अगर वो कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें उसको मेनली स्टार्टिंग में देखनी चाहिए? या किस तरीके से वो बिना लोन के, जैसे आपने बिना लोन के इतनी सारी बनाई, वो कैसे इस चीज़ों को फॉलो कर सकता है अगर वो न्यू बिगिनर है बट वो भी सेम इन स्टेप्स पे चलना चाहता है तो? सो लॉजिकली जैसा आपने यूज केस बोला कि मान लीजिए कोई बंदा अभी, कोई लड़का या लड़की अभी नया नया काम करना शुरू किया है, 12 LPA का पैकेज है, तो उसको नेसेसरली नोएडा या गुड़गांव में ही प्रॉपर्टी नहीं देखनी चाहिए। ओके। बिकॉज जब भी वो इन पॉकेट्स में घर देखने जाएगा, इन्वेस्टमेंट देखने जाएगा, तो उसको लगेगा कि 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे पास तो उतना कैपिटल है नहीं। बिल्कुल। उसको हमेशा शहर के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में परचेज करनी चाहिए, जहाँ पे Okay. प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी भी रीजनेबल हैं। बट बाई द टाइम वो अपने करियर में 5-6-7 साल 8 साल गुजारेगा, तब तक वो लोकेशन और डेवलप हो जाएगी, क्योंकि रियल एस्टेट फाइनाइट है। नोएडा और गुड़गांव की भी लिमिटेड कैपेसिटी है लोगों को एब्जॉर्ब करने की, राइट। सो जैसे आज के 5 साल पहले अगर आप मानेसर में प्रॉपर्टी खरीदते तो आपको 40-45-50 लाख रुपए मिल जाती। आज मानेसर में भी 2 BHK अपार्टमेंट का रेट 1.5 करोड़ रुपए। द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव में आज के 5 साल पहले आप खरीदते आपको 60-70 लाख में मिल जाती है, आज वहाँ भी 2.5 करोड़ रुपए का रेट है। तो आपको थोड़ा सा लोकेलिटी को विजुलाइज करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए नोएडा है, नोएडा में अगर सरप्लस रियल एस्टेट नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये शहर किस तरफ आगे बढ़ेगा? बिल्कुल सही बात है। ये शहर NH24 पे आगे बढ़ेगा, चूंकि अब आपका मेरठ से लेकर नोएडा तक रैपिड मेट्रो बन गई है, आप 45 मिनट में मेरठ से यहाँ आ सकते हैं। तो टिपिकली मेरठ से नोएडा के बीच का जो पैच है डेवलप होगा, वहाँ पे कई सारी नई नई लॉन्चेज होंगी, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके एपेटाइट के अंदर आता है, राइट। सो आज के 5-6 साल पहले जब सोहना में रियल एस्टेट बिकना शुरू हुआ था, तब एवरीबॉडी वाज थिंकिंग, यार ये तो गुड़गांव से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है,
वहाँ पे नहीं लेना चाहिए, जबकि वहाँ पे उस टाइम पे प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत कम थे। बिल्कुल सही अब बात। गुड़गांव में उतनी सप्लाई आपके पास में है नहीं, तो गुड़गांव के आप आगे बढ़ेंगे तो मानेसर, सोना, द्वारका एक्सप्रेस वे, दीज आर द लोकेलिटीज जहाँ पे आप परचेज करेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप अपने लेंस को बढ़ाइए और कन्फाइन मत करिए कि मुझे नोएडा या गुड़गांव में लेना है, तो ऐसे पॉकेट्स आपको अभी भी नोएडा, गुड़गांव के बगल में, बैंगलोर के बगल में, सिमिलरली आज के 5 साल पहले जैसे मैंने अभी सोना गुड़गांव का बताया, जी। बैंगलोर में भी सरजापुर उस टाइम पे विलेज माना जाता था। हाँ। आज सरजापुर में भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के आपके 2 BHK अपार्टमेंट हैं। उस टाइम पे प्रॉपर्टी वहाँ पे 25-30 लाख रुपए में मिलती थी। तो आपको थोड़ी पॉकेट्स समझना पड़ेगा मैप पे, ये ग्रोथ कॉरिडोर किस तरफ बढ़ेंगे। तो बिल्कुल। उन ग्रोथ कॉरिडोर्स में अगर आप परचेज करेंगे तो वो अपने बजट में परचेज कर सकते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाएगी। ओके। एंड सर मैंने आपका जैसे पोर्टफोलियो देखा था, आपने कहा कि 50% समथिंग आपका रियल एस्टेट में है, देन 30 समथिंग आपका इक्विटीज इक्विटी में। में है और Yeah. 20% आपका डेट में है। जी। तो जब आपका रियल एस्टेट सर जैसे कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आपको उसकी अच्छी नॉलेज भी है, तब भी आपने ये दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को क्यों चुना? सो आप डाइवर्सिफाई करते हैं, यू डोंट ओके। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके। तो रियल एस्टेट में मेरा डिसेंट कॉर्पस था। रियल एस्टेट को मैंने अब धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है, राइट। रियल एस्टेट इज़ नॉट अ फिनिकी गेम जहाँ पे आप एक दिन में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या एक दिन में आप परचेज कर सकते हो, एक दिन में सेल आउट कर सकते हो। रियल एस्टेट को लिक्विड एसेट कहा जाता है, एंड टिपिकली इट टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम जब आप उसको लिक्विडेट कर पाओगे। और जब आपकी एज धीरे 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 ग्रो करती है, जैसे हम 38 एज ऑफ नाउ, ओके। सो मेरी भी एज धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करेगी, मुझे थोड़ा सा रिस्क को मिटिगेट करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई 20% इज इन डेप्ट जो हाईली लिक्विड होता है, और 30% मुझे डायरेक्ट इक्विटी स्लैश म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच इज़ मोर लिक्विड इन नेचर। तो एग्जैक्टली। आप एक जगह ग्रोथ कॉरिडोर बनाते हो, एक जगह आप रिस्क को मिटिगेट करते हो, और एक जगह बैलेंस करते हो। तो उससे आपका ये तीनों एक एमलगमेटेड अच्छा पोर्टफोलियो आपको बना के देता ओके। एंड इक्विटी साइड आप डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हैं या म्यूचुअल फंड है। करते हैं? दोनों करता हूँ मैं। दोनों करते हो। और सर जैसे कि मैं देखा था आपने एक बुक भी लिख रखी है यूटोपिया करके, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? सो राइटिंग का मुझे शुरू से शौक रहा था। ओके। और मुझे लिखने पढ़ने के शौक शुरू से थे, लिटरेचर काफ़ी पढ़ता था। ओके। तो इट वाज अ लॉन्ग पेंडिंग टास्क, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने अपनी वो बुक कंप्लीट करी। उस बुक का नाम है यूटोपिया द फ्लॉड ट्रुथ। ओके। ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। इट्स अ फिक्शन, ओके। द स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। वो उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, और अल्टीमेटली हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस मनी फोबिया, कि ओके। पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। आपके आपके लाइफ में एक जंक्चर आता है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, आई हैड इनफ नाउ, व्हेन टू कॉल इट अ क्विट। सो एग्जैक्टली। सो वो डिसीजन जो होता है कि जब आप अपने पीक पर हो एंड स्टिल यू हैव द एबिलिटी कि आप बोलो कि नहीं नहीं, नाउ आई विल क्विट एंड आई विल कॉल इट ऑफ। सो वो पूरी जर्नी मैंने उस नॉवेल में कैरेक्टर के थ्रू कवर करने की कोशिश करी। ओके। सो इसी के रिलेटेड मेरे को एक क्वेश्चन है सर आपसे। सो जैसे कि आपने बताया कि इतना ही इनफ होता है, तो आज की डेट में जैसे सब जनरेशन इतनी तेज़ी से भाग रही है, हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एक्युमुलेट करे, कमाए, ये सब करे, तो कैसे कोई वो कर सकता है कि मेरे को अगर इतना इनफ मिलता है, तो कोई कैलकुलेशन होती होगी नहीं फायर अचीव करने की, जैसे आपके लिए एक नंबर होगा, तो कोई अपने लिए एज अ इंडिविजुअल कैसे उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकता है? सो इसमें काफ़ी सारी थियरीज हैं। कुछ थियरीज कहती हैं कि आपको अपनी मंथली इनकम का 25 गुना जब एक्यूमुलेट हो जाए तो आप फायर अचीव कर सकते हैं। ओके। कुछ लोगों की 33x की थियरी है, कुछ लोगों की 40x की थियरी है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि जो भी आपके रनिंग मंथली एक्सपेंसेस हैं, एंड व्हेन आई एम सेइंग रनिंग मंथली एक्सपेंसेस, उसमें आपकी लार्ज स्पेंडिंग वाली इवेंट्स को मैं एक्सक्लूड करता हूँ, कि आपके बच्चे की शादी होनी है, ओके। आपके बच्चे की हायर एजुकेशन होनी है, उसको आप किनारे रख दीजिए। बट जो आपके रेगुलर मंथली इनकम है, अगर उसका आपका 40x 45x अगर आपने एक्यूमुलेट कर लिया है, तो आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। आपका फोकस सिर्फ पैसा नहीं होगा, आपका फोकस जॉय भी होगा, कि हाँ ये करने में मुझे मज़ा आता है, ये करने में आई एम फीलिंग हैप्पी, सो दैट यू कैन फोकस ऑन दैट, नॉट जस्ट मॉनेटरी पार्ट ऑफ इट, कि मैं ये इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। तो आप उस मोड में आ जाते हैं, एंड देन यू कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स व्हिच हैज़ ओके। मोर मीनिंग एंड मोर पर्पस। सो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी व्यूवर्स सब जानना चाहेंगे। ये सब तो हो गई सर सारी बातें जिसके अंदर आपने ये सब चीज़ें बिल्ड करी, अपना वो पूरा अचीव किया, सब कुछ किया,
बट आपने कुछ हर्डल्स वगैरह या कुछ ऐसा रहा हो जहाँ आपने इन्वेस्ट किया हो, आपको लगा ये मैंने क्या कर दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें रही हो आपके साथ एक्सपीरियंस में? सो टचवुड अभी तक मेरे साथ में ऐसा कोई हडल नहीं आया है। ओके। मेरी सारी इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफर साइड में निकली हैं। ना तो मेरी किसी प्रॉपर्टी में पोजीशन डिले हुआ है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं, जितनी भी रेंटल पे चढ़ी हुई हैं, एट टाइम्स 1-2 महीने का चैलेंज होता है, बट ओवरऑल इट्स सॉर्टेड। ओके। इनफैक्ट कोविड पीरियड में भी मेरी कोई रियल एस्टेट खाली नहीं थी। ओके। एवरीवन वाज ऑक्युपाइड। मैंने उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया इन टर्म्स ऑफ रेंट, ओके। बिकॉज लोग पैसे नहीं बना पा रहे थे, बिल्कुल जॉब्स सही नहीं बात। थी, कॉमर्शियल ऑफिस स्पेसेस खुल नहीं रहे थे, बट एवरीथिंग वाज ओके एंड एवरीथिंग वाज रनिंग स्मूथ। ठीक है सर, एक वन लास्ट क्वेश्चन और बचा है मेरा, वो जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपके जो थे वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिली है आपको, काफ़ी रियल स्टेट आपकी अच्छी रही, मतलब ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सब चीज़ें। बट आज की डेट में अगर कोई करता है इन्वेस्टमेंट, तो क्या वो भी ऐसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सो। रिटर्न आपको फ्लेम्बॉयंट इसलिए लगते हैं क्योंकि मैं आपको 18 लाख और 1,80,00,000 और 50 लाख और 2 करोड़ की वैल्यूज आपको बता रहा हूँ कि हाँ। ये प्रॉपर्टी मैंने 18 लाख में ली, अभी 1,80,00,000 की है, ये मैंने 50 लाख की ली, अभी 2 करोड़ रुपए की है। बट दैट हैड हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके। सो इन्वेस्टमेंट का पहला थीसिस है कि यू शुड बी पेशेंट इनफ। आपको टाइम देना पड़ेगा टू ग्रो योर वेल्थ, टू कंपाउंड दैट वेल्थ, एंड देन इट लुक्स फैंटास्टिक। ये वैसी स्टोरी ना कि इस प्रॉपर्टी को मैंने आज के 10 साल पहले लिया होता तो ये 10 गुना हो जाती, राइट? बट एग्जैक्टली। 10 साल पहले लिया होता तो 2 गुना हो जाती। तो जिसने लिया उसने 10 साल दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको 10 साल, 5 साल, 8 साल का टाइम फ्रेम देना पड़ेगा फॉर एनी वेदर इट्स अ रियल एस्टेट और इक्विटी और एनीथिंग टू ग्रो। ओके। अगर आप उस टाइम को देंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट अभी भी ग्रो हो सकती है। आई मीन देयर इज नो सैचुरेशन इन द मार्केट। अभी मार्केट सैचुरेट तो हुआ नहीं है। रिटर्न विल कीप ऑन गोइंग। आज के 25 साल 30 साल पहले आपका सेंसेक्स 4,000 5,000 पे था, आज हाँ। आपका सेंसेक्स 85,000 पे है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है ना कि सेंसेक्स 85,000 पे होल्ड कर जाएगा। आज के 20 साल बाद जब हम बात करेंगे तो सेंसेक्स आपका 2 लाख पे होगा, बिल्कुल सही बात। राइट? फिर हम बात करेंगे कि 20 साल पहले मैंने स्टॉक्स ले लिया होता जब मार्केट 85,000 पे थी तो मेरा डबल हो जाता। बिल्कुल। बट जिसने भी इन्वेस्ट किया उसने वो 20 साल की साइकिल देखी है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके सर, थैंक यू सर आपको अपना थैंक यू टाइम सो देने के मच लिए। आई एम दीपांशु जी। रियली अप्रिशिएटेड, आपने इतनी सारी वैल्यूबल लेसन्स हमको दिए, इतनी सारी अपने बारे में बातें बताई। आई एम रियली अप्रिशिएटेड सर। थैंक यू आई एम दीपांशु। डीपली थैंक यू सर थैंक यू, थैंक आने थैंक यू के लिए और दीपांशु। अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू दीपांशु। सो थैंक यू ऑल द व्यूवर्स जिन्होंने वीडियो एंड तक देखी। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी गेस्ट को हम लेकर के आएँ और भी वीडियोस रिकॉर्ड करें आपके लिए, या आपके कुछ कमेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं, या सर को आप चाहते हैं कि हम दोबारा से बुलाएं या कुछ पूछें, तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी है तो। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।